Hello, today we are going to discuss about life process. This is the first chapter of biology. So let's start. Bef- Life. देखो, life क्या है? Earth happens to be the only planet having a life. अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सोए, खाए, पिए, रिप्रोडक्शन करे, मर जाए, ऑफस्प्रिंग दे. ठीक है. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके पास होती है? लिविंग बींग के पास ही होती है. ठीक है. जैसे अब तुम बोलोगे कि प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, बट वो हिलता तो है नहीं. हिलता क्यों नहीं है? वो ग्रो तो करता है ना अपने एक्स पोजीशन से. सपोज अगर मैं देखूँ 2020 के अंदर एक पेड़ मैंने लगाया, प्लांट किया. ठीक है. उसका हाइट एच है. ठीक है. 2020 में एक्स तारीख को. ठीक है. यही चीज़ मैं अगर जा कर के वाई डेट को 2021 को देखूंगा तो ये हाइट सेम थोड़ी ना रहेगी, ये हाइट बढ़ेगी. ठीक. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ग्रोथ हुआ है ना, तो इसी को हम बोलेंगे लाइफ. ठीक है. लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के को डिफ्रेंशिएट करने के, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. ठीक. वो पैरामीटर्स क्या है? वही जो मैंने भी बताया कि कोई सोए, खाए, पिए, चले, ऑफ स्प्रिंग दे, मर जाए. ठीक है. नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस. देखो, इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ बेसिक्स फंक्शंस हैं. ठीक है. वो फंक्शंस क्या क्या है? हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हम खाते हैं. ठीक है. वो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है. ठीक. बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होता है. ठीक है. और फिर एनर्जी रिलीज़ होने के बाद क्या होता है कि वो एनर्जी सर्कुलेट होता है पूरे सेल्स में. सर्कुलेट होने के बाद फिर एक्सक्रिएशन. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ द इंसेंशियल प्रोसेस ऑफ द लाइफ प्रोसेस. ओके. ये जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस में, और किसी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग. यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है, वो हो रही होती है. ठीक है. ये नहीं कि तुम सो जाते हो तो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म भी सो जाते हैं, नहीं, वो भी उस समय काम कर रहे होते हैं. ठीक है. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस. ठीक. वो इंसेंशियल प्रोसेस क्या क्या है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब इनटेक करना. ठीक है. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है उस वक्त? ब्रीथ इन करते हैं तो ये फूड के साथ रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज़ कराता है, उसमें से ही CO2 रिलीज़ होता है. सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. ठीक है. मैं अपने की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट है सर्कुलेशन. सर्कुलेशन अब क्या है? एनर्जी रिलीज़ हो गया, अब क्या है? वो एनर्जी बाकी सेल्स के पास भी जाएगा ना, तो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा. ठीक. एक्सीक्रिएशन. अब तुम्हारा वेस्ट कुछ निकलेगा, वेस्ट वो क्या करेगा? वो भी निकलेगा बाहर बॉडी के थ्रू. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये काम कराने के लिए, ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एक्सीक्रिएशन. एक्सीक्रिएशन इज रिलीजिंग ऑफ द लिक्विड. ओके. नॉट फॉर वेस्ट. ठीक. सॉलिड. सॉलिड का मतलब, जब सॉलिड रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं इजेशन. ठीक है. और लिक्विड जब रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सीक्रिएशन. तो ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसी भी लाइफ को बनाए रखने के लिए. ठीक है. यूनिसेलुलर के अंदर, ठीक, सारे प्रोसेस एक ही सेल करता है. ठीक है. और मल्टी सेलुलर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप्ड है इन फंक्शंस को कराने के लिए. जैसे अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन सिर्फ इन मुंह से नहीं होता है, पूरा मुंह से लेकर इसमें बहुत सारे प्रोसेस है अपने. ठीक है. वैसे रेस्पिरेशन में भी सिर्फ हम थ्रू नोज ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर लेते, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स का पार्टिसिपेशन होता है. सर्कुलेशन के अंदर भी सेम यही होता है. ठीक है. सिर्फ वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज का काम नहीं होता है,
हार्ट का भी काम होता है, और भी चीज़ होता है, ठीक है। वैसे ही एक्सीक्रिएशन में सिर्फ किडनी का काम नहीं होता है, और भी चीज़ का काम होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या है, यूनिसेलुलर के अंदर सारा सिंगल सेल ही ये सारा काम कर देता है, ठीक है, जो इंसेंशियल प्रोसेस है। और मल्टीसेलुलर के लिए जो इंसेंशियल प्रोसेस है उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने हुए हैं। पहला है, हम पहला पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो पहला जो पार्ट है वो न्यूट्रिशन है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होगा वो रेस्पिरेशन होगा, थर्ड जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, और फिफ्थ जो होगा, फोर्थ जो होगा वो एक्सीक्रिएशन है, ठीक है। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सब्सटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम फूड एक्वायर करते हैं फॉर लिविंग पर्पस, फॉर आर ग्रोथ, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब किसी खाने को इनटेक करा जाता है फॉर नरिशमेंट और सब्सटेनेंस, ठीक है। नरिशमेंट का मतलब है कि फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह, और सब्सटेंस फॉर आर लाइवली स्टॉक, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हम बिना खाने के रह भी नहीं सकते, ठीक है, जिंदा, ठीक है। ये दो तरीके से हम न्यूट्रिशन लेते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक होता है वो डिपेंडेंट होते हैं, या तो वो इनके ऊपर डिपेंड होंगे या फिर वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic, if an organism can nourish itself by making its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called a autotrophic. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद ही बनाए, ठीक है, बाय यूजिंग, किसका यूज़ करके, सनलाइट का और केमिकल्स का, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो तरीके का होता है, एक होता है जो सनलाइट के एनर्जी को यूज़ करके बनाए, उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और जो केमिकल्स का यूज़ करके बनाए उसे बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स, ओके। ये केमो ऑटोट्रॉप्स मैंने 9th क्लास में देख ही लिया था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? सराउंडिंग में नाइट्रोजन था, राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करा देता था, ठीक है। और फिर ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स क्या क्या होते थे, उसमें चेंज हो जाते थे प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स फिर प्लांट इनटेक करता था, ग्रोथ करता था, और उसी को फिर खाते थे, ठीक है। तो तुमने देखा था ना वहाँ पे भी प्लांट्स ने कैसे अपने लिए फूड क्रिएट किया था, थ्रू कैमोट्रॉप्स, ठीक। राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़ना है, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या था कि सनलाइट के हेल्प से वो अपने लिए खाना डेवलप करेगा। कैसे करेगा ये देख लो। पहले ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, सनलाइट वाली एनर्जी, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ आपस में मिलते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं, हम रिलीज़ करते हैं, पानी हम प्लांट को देते हैं, ठीक है, और सनलाइट वो लेता है। देखो ये सनलाइट ले रहा है ना यहाँ पर लीव। तो जब ये तीनों चीज़ आपस में मिलता है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और O2 ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, इसी O2 को हम इनटेक करते हैं, ठीक है, फिर से, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्लूकोज है, ये सारा ग्लूकोज तो ऐसे नहीं, ऐसे सारा का सारा ग्लूकोज नहीं बनता है। क्या होता है, कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और कुछ ग्लूकोज क्या करता है, प्लांट यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसको भी ग्रोथ चाहिए ना, तो वो ग्लूकोज उसमें यूज़ कर लेता है वो। लेकिन रेस्ट ऑफ ग्लूकोज क्या कर लेता है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड टर्न्स आयोडीन डार्क ब्लू। और देखो स्टार्च को अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टार्च को फाइंड करने का तरीका क्या है, आयोडीन डाल करके। लेकिन अभी तुम याद रख लो सिर्फ कि कुछ ग्लूकोज वो यूज़ कर लेता है, और बाकी सारा ग्लूकोज वो किस फॉर्म में स्टोर कर देता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये याद रखना। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखो ये क्लोरोफिल नाम का
क्या आ गया है यहाँ पर वर्ड, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब तुमने यहाँ पे देखा कि क्या करा है, लाइट एनर्जी मतलब कि ये सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ ना, अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हुआ कैसे, वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गए, मतलब टूट गए। किस फॉर्म में टूट गए, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के फॉर्म में टूट गए और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट गए। ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और CO2 किस फॉर्म में चला गया, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस ये जो स्टेप्स है ऊपर 1 2 3, ये एक के बाद एक हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये तो हमने नॉर्मल प्लांट्स के लिए देख लिया, इन डेजर्ट्स के प्लांट्स क्या करते हैं। डे टाइम में डेजर्ट्स में क्या होता है, पानी एक तो कम होता है, ठीक है, और रेनफॉल भी कम हो रहा होता है। तो उनको चांसेस रहता है कि वो अगर डे टाइम में, ठीक है, CO2 ले, तो वाटर लॉस करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो वाटर इनटेक या फिर CO2 इनटेक और बाहर निकलना, ये सारा किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे, स्टेम्स पे। ठीक है, तो जब वो ओपन करेंगे CO2 को इनटेक करने के लिए, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी सारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तुम अभी समझ लो कि पानी का लॉस, जैसे स्टोमेटा खुलेगा पानी का लॉस बढ़ जाएगा इन दी डे टाइम, बिकॉज उनको पानी रिसीव नहीं होता है, इनको डेजर्ट्स प्लांट को। ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से कुछ डेजर्ट्स प्लांट्स क्या करते हैं, पानी लॉस ना हो तो वो रात में CO2 इनटेक करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का काम कंप्लीट कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टोमेटा क्या है, पोर्स है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स के ऊपर, और ये क्या हेल्प करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने की। ठीक है, ये देखो ये है क्लोज स्टोमेटा और ये है ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा होगा तो ये खुल जाएगा यहाँ से, फिर ये जो ये वाइट कलर का पार्ट है ना, इसमें से इनटेक और बाहर निकलेगा। ठीक है, दे आर मोस्टली, ये कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, अंडर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के अंडर साइड में। हर स्टोमेटा, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ गार्ड सेल। सारे के सारे स्टोमेटा किसके थ्रू गार्ड किए जाते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास, गार्ड सेल्स है। देखो इनका नाम याद रख लेना, ये पिंक कलर का क्या है, न्यूक्लियस। देखो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्या है, ये छोटे छोटे जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्टोमेटा के ऊपर, ये ग्रीन कलर का, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल तुमने अभी पढ़ा था, ठीक है, क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा था। ठीक है, ये क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। ओके, दैट्स वाई ये क्या कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। और ये बड़ा सा येलो कलर का क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल जो स्टोरेज का काम आता था, हमने 9th में पढ़ा था, याद है। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल जो प्रोटेक्ट करे ओपन और, मतलब कंट्रोल करे खोलने और बंद करने में, और सेल। ठीक है, विच कंट्रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। पोर्स को खोलना और बंद करना कौन कराता है, गार्ड सेल। थ्रू दिस पोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट। इस पोर के थ्रू ना कि गैस एक्सचेंज होता है बल्कि वाटर भी लॉस होता है। ठीक है, इट ओपन व्हेन द सेल गेट स्वेल एंड इट क्लोज व्हेन द सेल गेट श्रिंक। जब सेल स्वेल फूल जाता है तो क्या हो जाता है, ये खुल जाता है। और जब सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंपलसरी है, CO2 तो चाहिए जो हम छोड़ते हैं, सनलाइट भी चाहिए जो क्लोरोफिल ट्रैप करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल चाहिए क्योंकि सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, और वाटर भी कंपलसरी है। ठीक है, वो फार्मूला देखा था ना, H2O प्लस CO2 एंड सनलाइट। तो ये चार चीज़ हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। ठीक है, जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है, ये किसके थ्रू प्लांट के पास पहुंचता है, थ्रू रूट्स। ठीक है, क्योंकि पानी तो हम सॉइल में ही देंगे, और सॉइल
के थ्रू जा कर के फिर रूट्स क्या करता है, इनटेक करता है वाटर को। लेकिन वाटर के साथ साथ रूट और क्या क्या इनटेक करता है, कुछ मटेरियल्स। वो मटेरियल्स क्या है, MPIN, ठीक है, याद रखना है MPIN। एम फॉर मैग्नीशियम, एम पिन, याद रहेगा ना, एम पिन, पिन पासवर्ड टाइप का, एम पिन। एम फॉर मैग्नीशियम, पी फॉर फॉस्फोरस, आई फॉर आयरन और एन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। ये मटेरियल्स भी वाटर के साथ प्लांट्स के पास पहुंचते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जैसे तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम इसको बाय एक्टिविटी समझेंगे कि वो चार जो प्रोसेस थे वो कैसे कंपलसरी है। चौथे में से चौथा तो देख लिया हमने, वाटर के साथ साथ मिनरल्स कैसे आते हैं, ठीक है। बाकी 3 के लिए एक्सपेरिमेंट अभी देख। पहला है सनलाइट, और तुम्हें मैं आयोडीन भी बताऊंगा, जो ऊपर हमने आयोडीन पढ़ा था कि स्टार्च को फाइंड करने का तरीका क्या है, आयोडीन डाल दोगे तो ब्लैक कलर का हो जाए, ब्लू ब्लैक कलर। अभी देखते हैं। पहला है सनलाइट। देखो ये प्लांट रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको फिर कवर कर दिया, इतने पार्ट को, ये वाइट कलर का पार्ट है ना, इसको कवर कर दिया। यहाँ पे सनलाइट की रे नहीं पड़ रही है वाइट वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ से इसको प्लग करने के बाद क्या करा है कि इसको अल्कोहल वाले सोल्यूशन के अंदर बॉयल करना स्टार्ट करा। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इसको डायरेक्ट क्यों नहीं बॉयल करते हैं, ठीक है, इसको पहले वाटर के अंदर क्यों बॉयल किया गया। तो डायरेक्ट इसलिए बॉयल नहीं किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट करने पे अल्कोहल में क्या है, आग लग जाएगी, ठीक है। इसलिए पहले वाटर को बॉयल किया जाता है। जब वाटर इस गर्म हो जाएगा तो ड्यू टू दैट हीट अल्कोहल का सोल्यूशन भी गर्म हो जाता है, और उसके अंदर हम इसको क्या कर लेते हैं, डीकलरेश कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर से जितना भी क्लोरोफिल है वो सारा का सारा रिमूव करा देते हैं, ठीक है। याद रखना अल्कोहल के अंदर डिप बॉयल करने के बाद डीकलरेश कर लेते हैं, क्लोरोफिल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल अब रिमूव हो गया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे। तो देखो जहाँ जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ था, ठीक है, वहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, डीकलरेश ही रह जाएगा, ठीक। और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था वो जगह कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। वो जो मैं बोल रहा था कि स्टार्च कहाँ बनेगा, स्टार्च तो वहीं बनेगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। बोला था ना, फोटोसिंथेसिस में क्या है, C6H12O6 फॉर्म्ड होगा। ये क्या है, ग्लूकोज। कुछ ग्लूकोज प्लांट यूज़ कर लेगा और बाकी ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च को और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है। तो ये स्टार्च के ऊपर जब आयोडीन का सोल्यूशन डाला जाता है तो कैसा कलर का हो जाता है, ये ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, याद रखना। देख लिया हमने सनलाइट कैसे ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो सनलाइट पड़ा नहीं था ये वाले एरिया में, इसलिए ऐसे ही रहा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए क्या करा है, एक लीफ को आ, इस बॉटल के अंदर डाल दिया। इस बॉटल के अंदर एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे मॉइस्चर क्या है, यहाँ पर CO2, ठीक है, क्योंकि CO2 प्लांट के लिए कंपलसरी है, वो तो इनटेक करेगा। बाहर भी CO2 है और थोड़ी देर के लिए अंदर भी CO2 है, जब तक इस KOH ने उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट नहीं करा। अब इस वाले CO2 को क्या कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा। बाहर अभी भी प्रेजेंट है, मतलब इतने पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, और इस वाले पार्ट में क्या एब्सेंस हो गया, CO2, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब इसी को प्लग किया, प्लग करने के बाद अल्कोहल वाले सोल्यूशन में डाला ताकि सारा का सारा क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट कर ले इसमें, मतलब डीकलरेश कर ले इसको। डीकलरेश कर दिया, डीकलरेश करने के बाद अब इस पर आयोडीन का सोल्यूशन डाला। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया होगा वहाँ पे क्या हो गया होगा, ब्लू ब्लैक कलर आ गया होगा। जहाँ पे नहीं हुआ होगा वो रिमेन सेम, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या बताता है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ध्यान में। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए देखो, अब सारे लीव्स थोड़ी ना ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ लीव्स अलग अलग कलर का भी होता है। यहाँ पे जो एक लीव लिया है यहाँ पर क्या है, ये बाहर की तरफ वाइट कलर का है ये, और अंदर की तरफ ग्रीन कलर है, ठीक है। अभी इन्होंने इसको क्या करा, अल्कोहल वाले सोल्यूशन में डाला। क्यों डाला अल्कोहल में,
ताकि डीकलरिश कर दे। डीकलरिश मतलब क्लोरोफिल को रिमूव कर दे। क्लोरोफिल यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसके ऊपर क्या डाला, आयोडीन का सोल्यूशन डाला। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा कंप्लीट, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट में हमेशा याद रखना कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्यों क्लोरोफिल इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसा है जो सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है। और सनलाइट को ट्रैप करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 प्लस में H2O। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है, सिर्फ बीच में मिल रही है। और साइड में क्या गायब है, क्लोरोफिल गायब है। वहाँ पे स्टार्च बनेगा नहीं। स्टार्च मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट तीनों तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने क्या बोला था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनके पास एबिलिटी नहीं होती है खुद सिंथेसाइज करने का। वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप पे। ठीक है। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जैसे देखो, डायरेक्टली तो हम कुछ भी ले लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो प्लांट्स। ठीक है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जैसे हम गोट खाते हैं, ठीक, लेकिन वो गोट क्या खाता है, प्लांट। तो इनडायरेक्टली हम क्या हुआ, ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंडेंट हुए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो एग्जांपल्स में क्या है यहाँ पे, एनिमल्स एंड फंगी। एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, फंगी। सेप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर से इनटेक कर रहे होते हैं। डेड डिके मतलब जो मर गए हुए होते हैं। ठीक है। द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड, मर जाते हैं तो पहले से ही अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक की वजह से वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है। पार्शली मतलब यहाँ पे ज़्यादा उसको फंगी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको डाइजेस्ट करने में। ठीक है। डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज़ अब्जॉर्ब। और पहले ही ज़्यादातर बाहर क्या होता है कि डाइजेस्ट हो चुका रहता है, बस बॉडी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल में क्या है, फंगी। याद रखना, डेड एंड डिकेई से जो न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा है। पैरासिटिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड, जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म। ठीक है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं लेकिन उनको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, मतलब मारे बिना ही इनटेक कर रहे होते हैं। ठीक है। अ, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब कि एक जो शो को होस्ट कर रहा होता है। ठीक है। उस होस्ट बॉडी के ऊपर वो के बाहर भी रह सकता है और उसके अंदर भी रह सकता है। ठीक है। और वहाँ से फिर वो अपना न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहा होता है डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक है। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट वाइल एस्कारीज इज एन एंडोपैरासाइट। स्कारीज क्या है, तुमने 9th में देखा था, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। और लीचेस क्या है, बाहर की तरफ। लीच तो तुमने देखा ही है। तो जो बाहर वाले पैरासाइटिक होते हैं उनको बोलते हैं एक्टो। एक्टो मतलब बाहर। और एंडो, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ा था ना, तो एंडो मतलब अंदर जो रहे। ठीक है। और एक्टो मतलब जो बाहर की तरफ है। ठीक है। कैस्केटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। कैस्केटा क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है। और ये अस्कारिस के लिए होस्ट क्या है, हमारी बॉडी है। ठीक है। अस्कारिस। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, ये थर्ड पार्ट है हेटरोट्रॉपिक का। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच एनिमल टेक देयर फूड, जहाँ पे एनिमल फूड अपना लेता है एज अ होल इज कॉल्ड अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा होता है, ठीक है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वाला खाने खा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल होलोजोइक के अंदर हम आते हैं। हम खाना कैसे खाते हैं, जिसके अंदर इंजेशन, डाइजेशन, मतलब ये 5 स्टेप होता है। ठीक है। इंजेशन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का और इजेशन का। इससे पहले तुमने जो पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक पढ़ा था उसके अंदर ये इतने प्रोसेस नहीं होते हैं क्योंकि उनका डाइजेशन का जो काम होता है वो पहले ही हो चुका रहता है। ठीक है।
वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड नहीं रहता इनटेक करने के लिए, और होलोजोइक के पास कंप्लीट फूड खाता है, होल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी खाते हैं। अब उस बॉडी को डाइजेस्ट करने करने तक, ठीक है, कंप्लीट 5 प्रोसेस लगते हैं, इंजेशन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, और एसिमुलेशन का, और इजेशन का। इंजेशन इनटेक करते हैं पहले खाने को, डाइजेशन अब वो खाना ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करता है, एब्जॉर्प्शन अब ब्रेक डाउन हो गया, सारे बॉडी के पास एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब थ्रू दी सेल्स, सेल एब्जॉर्ब करेगा। अब वो क्या करेगा, एसिमुलेट, अब बाकी सेल्स के पास भी पहुंचाएगा। मतलब कि अगर हमने डाइजेशन हमारे स्टमक में हुआ है तो टो तक भी पहुंचना चाहिए वो फूड, उसको बोलेंगे एसिमुलेशन, पहुंचाना। और इजेशन मतलब अब रिमूव, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। ठीक है, न्यूट्रिशन पहला है एमीबा के अंदर, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक का। ठीक, एमीबा क्या करता है, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये खाने को एनगल्फ करता है थ्रू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स स्वीट। ये देखो, ये जो इसने, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जैसे इसको खाना दिखाई देता है तो ये ऐसे फॉल्स स्वीट बना देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया। द एनगल्फ फूड गेट्स एनक्लोज इन फूड वैक्यूल। अब जो खाना उसने इनटेक करा है वो किसके अंदर चला जाता है, फूड वैक्यूल। ये जो इसने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, एज द फूड वैक्यूल पासिस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन टेक। जब ये फूड वैक्यूल बनने के बाद आप यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, ठीक है, और इजेशन। इजेशन किसके थ्रू हो जाता है, उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। देखो कैसे खाना उसने पहले इनगल्फ किया सूडोपोडिया के थ्रू, इनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट, टूटा, टूटने के बाद आप ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये पूरे बॉडी में फैलेगा, तो बोलेंगे एसिमुलेशन, और ये वेस्ट निकल जाए। ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम और एमीबा बोथ आर यूनिसेलुलर। ठीक है, पैरामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट्स होलोजोइक, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कराता है। दे हैव सीलिया। अब इस, ये क्या था, सूडोपोडिया के थ्रू एनगल्फ करता था, ये सीलिया के थ्रू करता है। सीलिया मतलब कि हेयर जो होते हैं ना इनके, ये सीलिया। ठीक है, इसी को सीलिया बोला गया है। यहीं इसी के थ्रू वो क्या करता है, अपना खाना इनटेक करता है। फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड एनक्लोजिंग द फूड। ये भी फूड वैक्यूल क्रिएट करता है खाने को आगे प्रोसेस कराने के लिए, वही इन डाइजेशन वगैरह, सिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन। इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, ये फिर साइटोप्लाज्म में मूव होता है। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है और फिर पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है फूड वैक्यूल, खाना इसी के अंदर। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट टू टाइनी पोर्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो टाइनी पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, Ramayo Mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.